हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में जानेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम जो है आपके पास आने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, बिहार प्रवर्तन दरोगा, बिहार लोक सेवा आयोग की भी जो है पीटी परीक्षा ही जैसे विज्ञापन आएगा उसके बाद पीटी परीक्षा भी इसी साल के अंत में ली जा सकती है। उसके अलावा बिहार एसएससी का मुख्य परीक्षा है, उसके बाद रेलवे में भी अपना डेट जो है जारी कर दिया है। इसी को देखते हुए हम लोग भारतीय संविधान का जो है भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है आपके पास। तो यदि आप इसका प्रतिदिन डेली क्यूज आप देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो है अनेक विशेषताएं हैं, जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग पहचान देती है। हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, तो इस लोकतांत्रिक देश में हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। तो हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो था संविधान सभा द्वारा किया गया था, और भारतीय संविधान जो है एक लोकतंत्र गणराज्य में लोकतांत्रिक देश में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। अब चलते हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे देशों के से कुछ विभिन्न प्रणालियों को लिया गया है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में मौलिक अधिकार किसी और देश से लिया गया है, मूल कर्तव्य किसी और देश से लिया गया है। यानी सभी देशों से संविधान से जो अच्छे अच्छे गुण थे उनका जो है समावेश किया गया है। अब बात आती है कि मूल संविधान। हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में एक प्रस्तावना था, उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और आज वर्तमान में हमारे संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, जिसकी संख्यांक 395 भी है, लेकिन उसमें पार्ट 1 ए बी सी क ख ग करके टोटल जो है लगभग 465 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। और उसका संख्यांक भी जो है 22 ही है। जो मूल संविधान में 22 भाग था तो भाग को 22 ही रखा गया है, लेकिन उसमें पार्ट जोड़कर टोटल 25 कर दिए गए हैं। और 12 अनुसूचियां। पहले जो था हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में मूल संविधान के अपेक्षा भी जो वर्तमान की संविधान है उसमें आपका जो है 12 अनुसूचियां कर दी गई है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियां हैं। विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा विस्तृत नहीं है। हमारे देश इंडिया का संविधान है, इसके अलावा किसी भी दूसरे देश का जो संविधान है इतना विस्तृत आपका नहीं है। चलते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण कुछ लोग इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में काफी जटिलता है, इसके कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। कोई भी मैटर होता है, कोई भी केस होता है, जब न्यायालय में जाता है तो वहाँ जो है जो वकील लोग हैं, जो लॉयर लोग हैं, उसका जो है अपना पक्ष रखते हैं। और हमारे संविधान में ही ऐसी जटिलता है, इसके कारण कोई भी केस का फैसला होते होते काफी लंबा समय लग जाता है। इसी चलते जो है भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे कुछ लोग जो है वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। ऐसा जानते हैं कि सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे देश इंडिया का है, और सबसे छोटा संविधान अमेरिका के वेटिकन सिटी का है। और एक परीक्षा में पूछा जाता है कि किस देश का अलिखित संविधान है, तो इंग्लैंड ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। तो आप इसको लास्ट तक देखेंगे वीडियो को। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होने वाला है। और इसको वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसका जो है टेलीग्राम पर एक क्यूज भी लिया जाएगा, इसमें से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का हम एक क्यूज देंगे। आप उसमें शामिल होकर आप अपने जो कितना आपने समझ पाया, कितने आपने इस चैप्टर से आपको यादाश्त रहा, तो उसका आप खुद समीक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना जो हमारे संविधान की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये प्रस्तावना आप सभी को याद भी होना चाहिए। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना प्रेमबल से होता है, जो मैंने अभी आपको बताया प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट किया गया है। हमारे देश की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें हमारे जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं को जो है उसमें समाविष्ट किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में जनता की ही सरकार होती है, इसलिए उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा गया है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है। हमारे देश में जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था, उनके विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना जो है एक की तरह, कुंजी की तरह कार्य करती है। अब बात आती है संप्रभुता संपन्न राज्य। काफी बार आप पढ़ते होंगे, बुक को पढ़ते होंगे संविधान की, तो उसमें आपको मिलता होगा कि संप्रभुता वास्तव में क्या है। संप्रभुता आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक नीतियों का स्वयं निर्धारित करता हो तथा बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो। इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। देखिए, संप्रभुता संपन्न उसी राज्य को कहा जाता है जिसकी कोई अपने देश में आंतरिक नीति हो या वैदेशिक, यानी दूसरे देशों के साथ मेरा कैसा रिलेशन रहेगा, उसको कंट्रोलिंग यदि खुद अपने करें, इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता न हो, तो उसे संप्रभुता संपन्न राज्य कहते हैं। आप जानते हैं कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र है और भारत अभी गुलाम नहीं रह चुका है। पहले भारत जो था अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय हमारा देश जो था संप्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। लेकिन आज जो है मेरा देश संप्रभुता संपन्न राज्य है। आज कोई भी आंतरिक प्रॉब्लम होती है, हमारा देश खुद निर्णय लेता है। किसी दूसरे देश के साथ कैसे हमारी नीति होनी चाहिए, अभी चाइना के साथ कैसी वैदेशिक नीति होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ आप जान रहे हैं अभी वर्तमान समय में कैसा क्रिटिकल स्थिति चल रहा है। तो ये सारी नीतियां खुद अपने देश को खुद ही सोल्यूशन करना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को ये गहन विचार विमर्श करना पड़ेगा, तो उसके साथ बैठक करना पड़ेगा। अभी जानते हैं कि राजनाथ सिंह गए थे, रूस में गए थे, वहाँ चाइना के रक्षा मंत्री के साथ इन्होंने बैठक की। तो ये सब कहीं ना कहीं वैदेशिक नीतियां स्वयं निर्धारित करने का ही एक पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। आप जानते हैं कि भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं, अपितु भारत की जनता में ही निहित है। यद्यपि भारत आजादी के बाद भी राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है, लेकिन उसकी यह सदस्यता अपनी इच्छा अनुसार। भारत मेरा संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका स्थापना जो था 1945 में किया गया था, उसके अलावा राष्ट्रमंडल है, इसका सदस्य है। लेकिन ये भारत के ऊपर डिपेंड है। भारत यदि चाहे तो आज भी यूएनओ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता को वापस ले सकता है, राष्ट्रमंडल से अपनी सदस्यता को वापस ले सकता है। तो यही एक संप्रभुता संपन्न राज्य की जो है एक ये जो है उसकी देन है और संप्रभुता विशेषता है। चलते हैं, अब बात आती है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही आपका वीडियो होगा, शाम को मैं इससे 20 प्रश्नों का एक ऑनलाइन क्विज लूंगा, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना इसको समझ पाए। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक शब्द का अर्थ क्या है? भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित होता है। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और भारत में जनता का शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों का जो है सिलेक्शन करती है और जनता के प्रतिनिधि ही जो है देश पर शासन करते हैं। अब बात आती है गणराज्य। गणराज्य का भी आप लोग काफी बार नाम सुने होंगे। रिपब्लिक क्या है? व्हाट इज रिपब्लिक? तो देखिए, रिपब्लिक का आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है। हमारा देश गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है। इसमें देश के हर जनता को ये अधिकार है कि जैसा आपकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार आप छोटे से छोटे पद और बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है। आप चाहे तो एक जिला का डीएम बन सकते हैं, आप चाहे तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप चाहे तो आप में क्वालिफिकेशन होगा तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन होगा तो आप ग्रुप डी में भी जा सकते हैं। तो ये आपके क्वालिफिकेशन योग्यता के अनुसार है, लेकिन सभी को अवसर इसमें मिलते हैं। जो रिपब्लिक देश होते हैं उसमें सभी को अवसर दिया जाता है।
साथ ही भारतीय गणराज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, जो ब्रिटेन की तरह अनुवांशिक व्यक्ति नहीं होगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का जो सिलेक्शन होता है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, उसको फर्स्ट व्यक्ति, फर्स्ट मैन माना जाता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में वहाँ जो है उन लोग का अनुवांशिक चलता है। आज जो है ब्रिटेन के राष्ट्रपति, कल उन्हीं के वंश से कोई जो होगा राष्ट्रपति का सिलेक्शन होगा, लेकिन मेरे इंडिया में नहीं है। अब चलते हैं संसदीय सरकार। संसदीय सरकार के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान में संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम के शासन का प्रावधान है, जो वेस्टमिंस्टर मंडल इंग्लैंड पर आधारित है। इस प्रणाली की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। आप जानते हैं एक संसदीय सरकार होता है, एक अध्यात्मक सरकार होता है, लेकिन हमारे देश में संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और यह मॉडल जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड देश से लिया गया है। इस प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका होता है, हमारे देश में जो वास्तविक शक्ति है वो हमारे देश की जनता द्वारा चुने हुए मंत्रिपरिषद, जिसका जो मेन होता है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आप देख सकते हैं संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। देखिए, हमारे संविधान में जितने भी कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में है, लेकिन राष्ट्रपति खुद निर्णय नहीं ले पाता है। राष्ट्रपति को कोई भी कार्य क्रियाकलाप करने के लिए उसको मंत्रिपरिषद का सलाह लेना आवश्यक है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद में ही सीमित है। अब है मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। हमारे देश में संविधान जो है बना, उसके संविधान के पार्ट 3 में जो है मूल अधिकारों का चर्चा किया गया है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से लिया। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे देश संविधान में जो है बहुत सारे देशों के संविधानों का जिससे जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लिया गया, महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया। उसी में जो मूल अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के भाग 3 में चर्चा है 12 से 35 तक, उसका जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं, हमारे संविधान में कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भी व्याख्या की गई है। तो संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। हमारे संविधान में भाग 4 में, भाग 3 में जिस प्रकार मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, उसी प्रकार भाग 4 में जो है 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। निदेशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। इस नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रारूप है, मॉडल है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा की। एक ग्रेनविल ऑस्टिन जो है हमारे देश के जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान में, उसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अब चलते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायालय। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना करता है। हमारा देश का संविधान जो है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे देश की न्यायपालिका का सबसे जो शीर्ष ऊपरी स्थान है वो सुप्रीम कोर्ट की है। राज्यों में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है, और हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट है और उसके अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक संघीय अदालत है, हमारे भारत संघ का एक अदालत है, मेन अदालत है, और उसमें संविधान और मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षण करता है, संविधान को भी देखरेख करता है, और मौलिक अधिकारों को भी हनन करने पर वो जो है आपको आवश्यक कदम उठाने की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ता और पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश में जो न्यायपालिका है, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके अधीनस्थ न्यायालय हो गए, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, उसकी वेतन भत्ता, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का स्पष्ट प्रावधान हमारे देश के संविधान में उल्लेखित किया गया है, जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। इससे जो
लोकल गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, कोई अपना प्रेशर नहीं बना सकती। इसलिए कहा गया है कि भारत की जो न्यायपालिका है स्वतंत्र है। अब चलते हैं संसदीय सर्वोच्चता और सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच अद्भुत समन्वय है। भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियां प्राप्त है। देखिए, हमारा जो संविधान है संसदीय सर्वोच्चता है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। और भारतीय संविधान जो है इंग्लैंड की तरह सर्वोपरि नहीं है और अमेरिका की तरह असीमित शक्तियां नहीं है। अब चलते हैं अब नेक्स्ट, कठोर एवं लचीला संविधान। हमारे देश का संविधान जो है कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान के साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है। कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसमें संशोधन करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारे प्रोसेस की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद जो है साधारण बहुमत द्वारा उसको जो है अमेंडमेंट संशोधित कर सकता है, जो कि संविधान के लचीलापन को दर्शाता है। तो कठोर और लचीला हमारा संविधान कैसे है? इसलिए कठोर है कि कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसको अमेंडमेंट करना काफी कठिन है। कुछ ऐसे अमेंडमेंट संशोधन प्रक्रिया है जिसको अमेंडमेंट करना, संशोधन करना काफी लचीला है, जिसको संसद साधारण बहुमत से जो है संशोधित कर सकती है। इस प्रकार हमारा संविधान लचीला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारा संविधान जो है कठोर भी है और लचीलापन भी है, दोनों का जो है मिश्रण है। अब है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिनके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से संविधान की पुनर्रचना हो गई। इसमें विशेष उल्लेखनीय है 7वां, 42वां, 73वां, 74वां संशोधन। अंतिम दो संशोधन भाग 9 और 9 में जोड़े गए पंचायत और नगर पालिका संबंधित है। इस प्रकार एक तीसरे स्तर के शासन के बारे में उपबंध किया गया है, जो कि अन्य देशों के किसी भी संविधान में नहीं मिलता है। तो हमारे संविधान में कुछ संशोधन हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप कहा गया है कि संविधान की पुनः रचना हो गई है और समय समय पर आवश्यकता अनुसार हमारे संविधान में जो है संशोधन होते रहता है। अब हमारा संविधान जो है एकल नागरिकता को दर्शाता है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता एक संघ और दूसरी राज्य की होती है। जितने भी संघात्मक देश हैं उसमें दोहरी नागरिकता होती है, डबल सिटीजनशिप होती है। जैसा कि अमेरिका संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता है। किंतु भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की मान्यता प्रदान करता है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप की मान्यता दिया गया है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी प्रांत का वह रहता है। जैसे अमेरिका में क्या है, वो संघ का, अमेरिका का भी तो नागरिक है, उसके अलावा उसके जितने राज्य है वो स्पेशलिस्ट उस राज्य का भी नागरिक माना जाता है। इसलिए वहाँ जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन मेरा देश जो है भारत, इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यहाँ जो है आप भारतीय माने जाएंगे, बल्कि राज्य के नहीं, वो जिस प्रांत का रहता है। चलते हैं, अब है वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान में जो है वोट देने का अधिकार दिया गया है, वो वयस्क मताधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें देश का प्रशासन जो है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। हमारे संविधान में ही लिखा गया है कि कितने वर्ष के उम्र के जो व्यक्ति हैं वो चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान के लागू होने के समय मतदान करने का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष के थे। पहले जब संविधान निर्माण हुआ था उसमें 21 ईयर के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। लेकिन संविधान के 61वें संविधान संशोधन, जब 61 अमेंडमेंट हुआ, 1989 में हुआ, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। काफी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ, उसमें मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई। चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो भारतीय संविधान है लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, संप्रभुता है, भातृत्व है, समानता है और स्वतंत्रता है। तो हमारे ये भारतीय संविधान के मूल्य है, ये हमारे संविधान की विशेषता है जो किसी अन्य देश में नहीं है। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को विस्तृत आधार तो प्रदान करता ही है, साथ ही आम नागरिकों की स्वाभिमान में भी वृद्धि एवं समानता का सिद्धांत लागू करता है। हमारे संविधान में जो वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया है, यह एक नागरिकों का अपना स्वाभिमान है और स्वाभिमान में वृद्धि करता है। जब चुनाव आता है तो जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वे
आम जनता के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें वोटिंग करें, तो जनता जो है, भारत की जनता जो है, अपने इच्छा के अनुसार जो सबसे योग्य होते हैं, जो उनके दिमाग में सबसे योग्य व्यक्ति हैं, उनको वोटिंग करते हैं और उसमें से जिनका सिलेक्शन होता है वे जनप्रतिनिधि के रूप में जो है संसद, पार्लियामेंट या विधानसभा में जाते हैं। अब है केंद्रोन्मुख संविधान। भारतीय संविधान की एक पर महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह संघात्मक होते हुए भी केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। आपातकाल परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। देखिए, भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि यह संघात्मक तो है, लेकिन इसका केंद्रीयकरण, इसका ज्यादा जो खिंचाव है सेंट्रल, केंद्र की ओर होता है। इसलिए कहा गया है कि इमरजेंसी में संविधान जो है पूर्ण रूप से एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है, जिसमें पूर्ण पावर जो है केंद्र सरकार के पास चला जाता है। अब है पंथ निरपेक्ष राज। तो हम लोग थोड़ा पंथ निरपेक्ष राज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पंथ निरपेक्ष राज का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता का नीति पालन किया जाए, इसलिए हम लोग इसे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसलिए संविधान किसी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। हमारे भारत में संविधान में भी चर्चा है कि हमारा देश जो है धर्म निरपेक्ष है, इसलिए संविधान किसी भी एक विशेष धर्म को जो है मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा जो धर्म और राजनीति के संघर्ष की उपजी है, वह भारत जैसे बहुधर्मवादी देशों में लागू नहीं होती है। भारत में सभी धर्मों का आदर, धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया जाता है। हमारे देश में सभी धर्मों का जो है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सभी को जो है बराबर देखा जाता है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु अन्य स्वतंत्रताओं की तरह धार्मिक स्वतंत्रता पर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य बनाए रखने युक्ति संगत रोक लगाई जा सकती है। अब बात आती है समाजवादी राज्य। देखिए, समाजवादी राज्य के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर को समानता दिलाने का संकल्प मिलता है। समाजवादी शब्द जो है हमारे संविधान में 42वां जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 1976 में जोड़ा गया। काफी बार यह परीक्षा में पूछा जाता है कि समाजवादी जो शब्द है हमारे संविधान में कब जोड़ा गया। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित है। हमारा जो समाजवाद है लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित है। हमारा देश जो है लोकतंत्रात्मक है, आप सभी जानते हैं। अब है कि समाजवाद, अब बात आता है कि समाजवाद का क्या उद्देश्य है। देखिए, समाजवाद का जो उद्देश्य है विभिन्न वर्गों की असमानता को समाप्त करके आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को समाप्त करना। अब बात आती है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क को शामिल किया गया एवं अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों को मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। इसको आर्टिकल 51A के अंतर्गत जोड़ा गया है। अब चलते हैं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। अल्पसंख्यक जो है हमारे देश में, उनके हितों की कैसे रक्षा की जाती है, इसका भी संविधान में चर्चा किया गया। भारतीय संविधान इस अर्थ में भी विशिष्ट है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यक को भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखते हैं और अनुच्छेद 30 के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30 को नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं विधि का शासन। भारतीय संविधान जो है विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा राज्य के सभी एवं प्राधिकार विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। हमारे देश में सर्वोच्च जो है संविधान है और संविधान के अनुसार ही कोई भी नियम कानून का जो है संचालन किया जाता है। अनेक देशों की संवैधानिक तत्वों का समावेश, हमारे देश के संविधान में बहुत सारे देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान की विशिष्टता का एक अन्य कारण है कि इसमें विभिन्न देशों के संविधान में निहित महत्वपूर्ण तथ्यों का जो है समावेश किया गया है, जिसका मैं चर्चा पहले ही आपको कर दिया था। विदेशी संविधानों में अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप ढालकर संविधान में जो है शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। बिल्कुल सही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन है। अब बात आती है त्रिस्तरीय शासन और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। देखिए,
शासन संचालन में सुगमता और पारदर्शिता हेतु 73वां एवं 74वां अमेंडमेंट संविधान का जो संशोधन किया गया काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। इस प्रकार केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को उपबंध किया गया, जो कि विश्व के अन्य संविधान में निहित नहीं है। तो 73वां पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उससे जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आज इवनिंग में इससे संबंधित आपको जो है टॉप 20 क्यूज का फ्री ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।